बच्चों, नमस्कार। मैं बलकेश मीना आज आपके लिए हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 15 नीलकंठ लेके आई हूँ। यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिन्हें उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पाठ का सार बता देती हूँ। आपको इस पाठ को पढ़ने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तिका अपने पास रखनी है और यह सारांश का वीडियो देखने के बाद आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में से इस पाठ को पढ़ना है। तो चलिए जान लेते हैं इस कहानी को संक्षिप्त रूप में। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आई। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। मोर के जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो तीतर की तरह ही लगते हैं, क्योंकि उनके पंख नहीं होते हैं। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। किस बात से चिढ़ गई? कि उन्होंने उसे तीतर कह दिया, इसलिए। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। हरकतें कैसी? कभी वे नाचते, कभी वे कूदते, कभी एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते, है ना, ताकि लेखिका उनको देखे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर में पहुंचा दिया गया। जाली घर जिसमें पक्षियों को रखा जाता है, पिंजरा। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। वो जो तीतर के बच्चे लग रहे थे ना पहले, वो बड़े हुए हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि वो मोर मोरनी के रूप में आ चुके हैं। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमय ही नहीं था, परंतु मोर की उपयुक्त सहचारिणी वह लगती थी। मतलब कि मोरनी का विकास इतना सुंदर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके मोर की तरह बड़े बड़े पंख नहीं आते हैं, पर वह उसके साथ चलने वाली लग रही थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसीलिए उसका नाम राधा रखा गया था। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। स्वामी यानी मालिक बन गया था चिड़ियाघर का। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। यानी जब मोर की कोई बात नहीं मानता था तो वह अपनी चोंच से उसे मारता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया। नीलकंठ ने उस सांप को अपनी चोंच के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। यहाँ नीलकंठ के बहुत ही नरम दिल होने का पता चल रहा है कि वह दूसरों के प्रति कितनी दया भावना रखता था। बसंत पर जब बसंत की ऋतु आती थी, मेघ यानी बादल, मेघों की सांवली यानी काली काली घटा छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ, इंद्रधनुषी यानी 7 रंगों का पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता था। अपने पंखों को फैलाकर वह नाचता था, बहुत ही सुंदर भंगिमा में। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। मतलब जो कोई मेहमान आता था तो नीलकंठ उसके स्वागत में अपने पंख फैलाकर नाचने लगता था, इसीलिए उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दी गई थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने के पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। यानी बादल आते थे उससे पहले उनको पता चल जाता था कि बारिश आने वाली है।
बादलों की गड़गड़ाहट यानी बादलों की आवाज़, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। तन्मयता यानी तन्मयता का मतलब क्या होता है कि संतुलन, और वेग यानी कि गति, उसके नृत्य की गति बढ़ती जाती थी। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक तीसरा भी आ गया था। अब क्या, पहले नीलकंठ और राधा ही थे, अब कोई तीसरा भी उनके प्रेम के मध्य आ चुका था। कौन था वो? एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली। अब लेखिका को एक मोरनी मिली जो कितने रुपए में मिली? 7 रुपये में। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई। यानी जो मोरनी अब मिली थी वह घायल थी, उसके पैरों में चोट थी, पंजे यानी उसके पैरों में चोट थी, और उसकी मरहम पट्टी करने पर अब मोरनी ठीक हो चुकी है और डगमगाती हुई चलने लगी। तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया। अब जो मोरनी लाए थे उसका नाम कुब्जा रखा गया था। कुब्जा उसके रूप के अनुरूप ही उसका नाम था। नीलकंठ और राधा को वह भी जब भी साथ देखती थी उसे मारने को दौड़ती थी। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। कौन? कुब्जा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और राधा को मारना चाहती थी। कुब्जा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए, पर उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया, लेकिन लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह यानी महीने के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई, न ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रभावित किया। लेखिका ने अब जब नीलकंठ को मरा हुआ पाया तो उसे अपनी शॉल यानी अपने ओढ़ने वाले चादर में लपेटा और जहाँ गंगा संगम होता है वहाँ पर उसको विसर्जित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिनों तक कोने में बैठी रही, नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अलेंशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई, और जब उस कुतिया के सामने पड़ी, अलेंशियन कुतिया के सामने आने पर कुतिया ने कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। जो कजली थी उसके 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए, और कलह कोलाहल और जो द्वेष भरा प्रेम था, भरा जीवन था, वह अब खत्म हो गया। यानी कुब्जा का जीवन अब खत्म हो गया। राधा अब भी प्रतीक्षा में है और अकेली है। अब इस पाठ को आगे पढ़ने के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 15 पढ़ना है। तो चलिए अब आप इस वीडियो के साथ मुझे विदा दीजिए और इस पाठ को पढ़ लें। तब तक के लिए मैं बलकेश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।